आज का हमारा टॉपिक है जी रिपल टैंक। रिपल टैंक जो है ये लेबॉर्ट्रीज के अंदर वाटर वेव को प्रोड्यूस करने के लिए और इनके करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम पहले देखते हैं इसकी कंपोजिशन या कंस्ट्रक्शन। रिपल टैंक जो है ये कंसिस्ट ऑफ होता है, ये देखिए, एक रेक्टेंगुलर ट्रे पर हैविंग ग्लास बॉटम, इसका ये पैंदा जो है ये वाला, ये ग्लास का बना होता है, एंड इज प्लेस्ड नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ टेबल, और ये टेबल की सरफेस से तकरीबन हाफ मीटर अबव होता है। ये डिस्टेंस हाफ मीटर होता है। इस ट्रे के अंदर वाटर होता है और इस वाटर के अंदर आप स्ट्रेट वेव या वेव प्रोड्यूस कर सकते हो बाय मीन्स ऑफ ए वाइब्रेटर। अब जेहन में सवाल ये पैदा होता है कि वाइब्रेटर क्या चीज़ है। वाइब्रेटर ये आपके सामने है जी, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर होती है। ये देखिए, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर। ऑसिलेटिंग का मतलब होता है जो अपनी जगह पर यूं ऊपर नीचे कर सकती है। और इस वाइब्रेटर को हमने फिक्स किया होता है ये एक वुडन प्लेट के ऊपर, ये देखिए, विच इज़ फिक्स्ड ओवर दी वुडन प्लेट अबव दी सरफेस ऑफ ट्रे, यानी ट्रे की सरफेस के ऊपर इस इलेक्ट्रिक मोटर को हमने एक वुडन प्लेट के ऊपर फिक्स किया होता है और इस वुडन प्लेट का जो लोअर सरफेस है उसको वाटर से टच करना चाहिए। ऑन सेटिंग दी वाइब्रेटर ऑन, जब आप वाइब्रेटर को ऑन करेंगे ना तो ये वुडन प्लेट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। तो जब ये वुडन प्लेट वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है टू जनरेट वाटर वेव, और वाटर वेव जनरेट करेगी कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट, और ये वाटर वेव स्ट्रेट वेव फ्रंट पर मुश्तमिल होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेव फ्रंट चीज़ क्या होती है, यानी वेव फ्रंट मीडियम की वो प्लेसेस हैं वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर इन द सेम ऑसिलेटरी मोशन, जहाँ मीडियम के पार्टिकल जो हैं उनकी ऑसिलेटरी मोशन सेम होती है, यानी या तो सारे क्रस्ट होते हैं या फिर वो सारे ट्रफ होते हैं, वो आपस में कहलाते हैं वेव फ्रंट। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज हंग, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये हंग किया जाता है अबव द ट्रे, ये ट्रे के ऊपर, टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव ऑन द पेपर और स्क्रीन, ताकि वाटर वेव का इमेज हम इस पेपर पर या स्क्रीन पर गेट कर सकें। द क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वेव appear as bright and dark line respectively on the screen, यानी क्रस्ट और ट्रफ जो है ये स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो गए डार्क और ब्राइट लाइंस के तौर पे। अब जेन में सवाल ये उठ गया कि वाई क्रस्ट अपीयर एज ए ब्राइट लाइन एंड ट्रफ अपीयर एज ए डार्क लाइन। ये जब ये लाइट, ये वाटर वेव आ रही है, ये वाटर वेव है, और जब लाइट आकर इनके ऊपर यूं आयु पड़ती है तो ये सारे ये फोकस हो जाते हैं, एक ही पॉइंट लाइट फोकस होती है। सो क्रस्ट अपीयर एज ब्राइट लाइन्स, और जब लाइट ट्रफ के ऊपर पड़ती है तो ये लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। सो ट्रफ अपीयर एज ए डार्क लाइन्स। नाउ we will study the properties of water wave with the help of ripple tank। हमारी पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, किसी एक चीज़ का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और टकरा कर वापस पलट आना, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आप ये खड़े हैं जी, आपने यहाँ से एक बाल को थ्रो किया, ये बाल से हिट हुआ और हिट होने के बाद वापस आपके पास आ गया, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इको जब आपको सुनाई देती है ये भी रिफ्लेक्शन ही होती है। अब हम रिपल टैंक की हेल्प से वाटर वेव की रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं।
ये मैंने एक रखा है रिपल टैंक में बैरियर। बैरियर बोलते हैं रुकावट को, हर्डल को, ठीक है। आगे वाटर वेव्स आ रही है, ये जब आकर इस बैरियर से हिट करेंगी, ये देखिए यू आ रही है, तो ये जिस मीडियम से आई थी ये उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब अगर मैं इस बैरियर को स्ट्रेट प्लेस करने के बजाय इन वेव फ्रंट के साथ किसी एंगल पर प्लेस कर दूं, जैसे ये देखिए ये बैरियर ये मैंने किसी एंगल पर प्लेस कर दिया और ये चीज़ ये वेव फ्रंट है। अब मैंने इसके ऊपर ये नॉर्मल ड्रा किए। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि मैंने 90 के एंगल ड्रा कर दिए। ये इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट वेव है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट वेव के दरमियान जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप देखेंगे कि जब ये वेव फ्रंट इस बैरियर से हिट करेंगे या रिफ्लेक्ट होंगे तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेंगे। अब ये देखें जी, ये यहाँ से यू ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये यू रिफ्लेक्ट होगी, ये यू और ये यू, ये देखें ये रिफ्लेक्टेड वेव्स दिखाई गई हैं। ये देखें ये वेव फ्रंट यू रिफ्लेक्ट हो गए, ये रिफ्लेक्ट हो गए और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन या ये रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं। ये मैंने इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा कर दिए। तो रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब ये वाले वेव फ्रंट जो हैं और या ये वेव फ्रंट जो हैं इन लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हैं, यानी इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ बना था ये वाला एंगल ये इक्वल किसके होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अब हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन वेव मूविंग इन वन मीडियम फॉल on the surface of an other medium, they bounce back into the first medium such that angle of incidence is equal to angle of reflection। जैसे ये देखें कि ये फर्स्ट मीडियम में वेव फ्रंट मूव कर रहे थे और ये बैरियर सेकंड मीडियम है। जब वो इस पर फॉल हुए तो ये सारे वेव फ्रंट ये बाउंस बैक, ये देखें इन दी फर्स्ट मीडियम, उसी मीडियम में जिससे ये गए थे उसमें वापस पलट आए हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या थी कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट द स्पीड ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर। इफ वी सबमर्ज ए ब्लॉक इन दी रिपल टैंक, अगर हम रिपल टैंक के अंदर एक ब्लॉक रख दें तो द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक ओवर दिस ब्लॉक, तो इस ब्लॉक के ऊपर इस टैंक के अंदर वाटर की डेप्थ जो है शैलोर होगी देन द डेप्थ ऑफ वाटर एल्सवेयर, इस पूरे टैंक में किसी और जगह पर जो डेप्थ होगी उस सबसे कम डेप्थ जो है वो इस ब्लॉक के ऊपर वाले पोर्शन में होगी। ये स्ट्रेट वेव जनरेटर है, स्ट्रेट वेव जनरेटर है, ठीक है। ये स्ट्रेट वेव्स पैदा हुई और ये इसका डीपर पार्ट है और जब इस पार्ट से डीप वाले पार्ट से वेव जो है वेव फ्रंट जो है एंटर होते हैं इस शैलो पार्ट के अंदर, तो ना सिर्फ इनकी वेव लेंथ कम होती है, ये देखें इन दोनों वेव फ्रंट के दरमियान डिस्टेंस ये लैम्डा, ये देखिए ये लैम्डा है और ये ज़्यादा डिस्टेंस है। जब यहाँ पर आते हैं ये इन दो वेव फ्रंट के दरमियान आप डिस्टेंस देख लें, ये कम है, ये लैम्डा 2 यानी वेवलेंथ कम हो गई, बल्कि इनकी स्पीड भी स्लो डाउन हो जाती है। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वेव इन बोथ पार्ट्स, चाहे वो डीप पार्ट हो और चाहे वो शैलो पार्ट हो, रिमेन द सेम होगी। वही फ्रीक्वेंसी इसकी डीप में होगी, वही फ्रीक्वेंसी इसकी शैलो में होगी। क्यों? इसलिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ये वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। अब हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। व्हेन वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू
सेकंड मीडियम एट सम एंगल। जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, ये एक मीडियम है जैसे ये एयर हो गया, ठीक है, और एंटर होती है सेकंड मीडियम जैसे ये ग्लास हो गया एट सम एंगल, तो इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज, तो इसकी ट्रेवल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दिस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन में ये था कि वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ से बाउंस बैक हो जाती है, यानी हिट होके वापस पहले मीडियम में आ जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एट सम एंगल एंटर होती है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज हो जाती है। जैसे इन केस ऑफ लाइट रेस, ये देखें जैसे कि लाइट रेस आ रही है ये, और ये नॉर्मल है। जब ये इधर से इस मीडियम से एयर से ये ग्लास के अंदर एंटर होती है तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज हो गई, बल्कि इसकी स्पीड भी स्लो डाउन हो गई है। दिस इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। जब ये रेयर मीडियम से डेंसर में आएगी तो ये नॉर्मल की तरफ ये बेंड होती है, और जब ये डेंसर मीडियम से रेयर में आती है तो ये नॉर्मल से बेंड अवे हो जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है, परे चली जाती है। दिस इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। इन ऑर्डर टू स्टडी द रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स we repeat the above experiment in such a way, क्या हम इस एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से रिपीट करेंगे कि डी और शैलो वाटर के दरमियान जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री ये एट सम एंगल टू द वेव फ्रंट, कि इनका वेव फ्रंट के साथ कोई एंगल बनता हो। अब मैंने इस पार्ट में यहाँ इधर यहाँ कोई ब्लॉक सबमर्ज कर दिया, ये नॉर्मल है और ये वेव फ्रंट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है। अब नो वी विल ऑब्जर्व, अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये डीप पार्ट से शैलो पार्ट में एंटर हुई है, एक तो बेटे इनकी वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है, ये देखिए ये वेवलेंथ कम हो गई, इनके में वेव फ्रंट में डिस्टेंस कम रह गए। यहाँ देखिए वेव फ्रंट में डिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। दूसरा इनकी स्पीड भी स्लो डाउन हो जाती है, और तीसरा ये इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, ये देखिए यूं, और ये चेंज हो गई, यानी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई। डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन जो होती है ना, ये ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट के साथ हमेशा नॉर्मल पर होती है। अब आप थोड़ा सा बुक से हट के देखें। अब ये मेरे पास ये वेव फ्रंट्स हैं, ये वेव फ्रंट्स हैं, ये वाला शैलो वाटर है और ये वाला डीप वाटर है। आगे जो वेव थी वो डीप वाटर से शैलो में आई थी, तो उनकी वेवलेंथ भी डिक्रीज हुई थी, उनकी स्पीड भी कम हुई थी, और वो नॉर्मल की तरफ इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन जो थी वो बेंड हो गई थी। लेकिन यहाँ देखें शैलो वाटर से जाना है डीप वाटर के अंदर, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है वेव फ्रंट की, और ये चीज़ नॉर्मल है। अब आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये शैलो वाटर से डीप में एंटर होती हैं तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन जो है ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से ये बेंड अवे दूर चली जाती है, और इनकी वेवलेंथ जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ये देखें, ये देखें ये डिस्टेंस लैम्डा वेव फ्रंट्स के दरमियान ये ज़्यादा है, जबकि ये डिस्टेंस जो है लैम्डा ये डिस्टेंस कम है। और तीसरा इनकी इस मीडियम में आके शैलो से जब वो डीप में आ रही हैं तो इनकी स्पीड भी जो है वो भी बढ़ जाती है। यानी एक केस मैंने डिस्कस किया है कि जब वेव फ्रंट डीप वाटर से शैलो में आते हैं, जब वो डीप से शैलो में आते हैं इनकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है, इनकी वेलोसिटी स्लो डाउन होती है, और इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होती है।
दूसरा केस बुक पर नहीं है लेकिन आपकी सेंस के लिए है कि अगर वेव फ्रंट जो हैं शैलो वाटर से डीप वाटर में एंटर होंगे तो क्या होगा। जब वो शैलो से डीप में जाएंगे तो इनकी वेव लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इनकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और इसी तरीके से इनकी डायरेक्शन ऑफ ये प्रोपेगेशन ये वाला ये नॉर्मल से बेंड अवे हो जाएगा। अब हम डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एज और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल के शार्प एज या कॉर्नर के गिर्द वेव के बेंड या स्प्रेड होने को इस कॉल्ड डिफ्रैक्शन, हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। जनरेट स्ट्रेट वेव इन रिपल टैंक, ये देखें ये स्ट्रेट वेव जनरेट की है हमने रिपल टैंक में, ये इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। प्लेस टू ऑब्स्टिकल इन ए लाइन इन सच ए वे, ये देखिए दो ऑब्स्टिकल, एक ये ऑब्स्टिकल एक ये ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल रुकावट को कहते हैं। इन ए लाइन इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्स्टिकल इज इक्वल टू दी वेवलेंथ ऑफ द वेव, के इन दोनों ऑब्स्टिकल के दरमियान ये डिस्टेंस जो है ये वाला, ये जिसको हमने स्लिट बोल रहे हैं, ये इन वेव की वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। आफ्टर पासिंग थ्रू ए स्मॉल स्लिट बिटवीन टू ऑब्स्टिकल, जब ये वेव ये इस स्मॉल स्लिट से जो कि दो ऑब्स्टिकल के दरमियान मौजूद होती है, दे स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन, ये देखिए वेव तकरीबन हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो गई है, स्प्रेड हो रही है। एंड चेंज इनटू ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर पैटर्न, और ये देखिए तकरीबन ये सेमी सर्कुलर पैटर्न हो गया। वाटर वेव की डिफ्रैक्शन आप क्लियरली जब भी ऑब्जर्व कर सकते हो जब इन दोनों स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है ये इसकी वाटर वेव की वेवलेंथ के इक्वल हो। अगर ये डिस्टेंस वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाता है, जैसे देखें एक ये ऑब्स्टिकल है और एक ये ऑब्स्टिकल है, इन दोनों ऑब्स्टिकल के दरमियान डिस्टेंस जो है ये इनकी वेवलेंथ से ज़्यादा है, तो ओनली स्मॉल डिफ्रैक्शन, ये देखिए सिर्फ एक किनारों पे स्मॉल डिफ्रैक्शन आपको दिखाई देगी, बाकी किसी जगह से डिफ्रैक्ट नहीं होगी।